Chapter 10 Colonialism and Rural Society Exploring Official Archive। देखो बेटा, इस टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। It influenced not only the Indian history but also the world history in various way। इसने भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि इसने जो विश्व का जो इतिहास है ना उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया अलग अलग तरीकों से। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल लेड फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। बंगाल से इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना का काम शुरू किया। Bengal at that time was the richest, most prosperous and the most fertile provinces in India। बंगाल उस टाइम पे भारत की बहुत ही प्रोस्पिरियस और फर्टाइल मतलब स्टेट। यूजिंग बंगाल एज देयर बेस द ब्रिटिश बिकेम मास्टर ऑफ द होल ऑफ इंडिया। बंगाल को अपना आधार बना के उन्होंने पूरे भारत के वो क्या बन गए, मास्टर बन गए, मालिक बन गए। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस इंडियन इकोनॉमी इन ए नंबर ऑफ वे। भारतीय अर्थव्यवस्था को इन्होंने कई तरीकों से प्रभावित है वो किया। द इंडियन इकोनॉमी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। The main objective of the colonial rulers was to serve the economic interest of Britain. Hence, they united all the economic resources of India to serve the interest of British merchants and traders. British merchants and traders. India was a prosperous and self-sufficient country before the establishment of British rule in the land. Majority of the population depended on agriculture and lived in a village. मैक्सिमम जो मेजोरिटी थी हमारे देश में वो कैसी थी, कृषि प्रधान थी, कृषि का काम करते थे। The economy of the village was traditional and self-sufficient। जो अर्थव्यवस्था थी गांव की वो कैसी थी, परंपरागत थी और सेल्फ सफिशिएंट थी। बट द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज वॉज थ्रेटन्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। यानी कि जो सेल्फ सफिशिएंटी का जो मैटर था ना वो एक तरह से मानने आप बिल्कुल कैसा हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद में डावाडोल हो गया। द ट्रेडिशनल इकोनॉमी स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड विद कॉलोनियल इकोनॉमी, फास्ट रिप्लेसिंग इट। बहुत जबरदस्त तरीके से, तेज तरीके से क्या हुई, ये चीजें बदली भाई। Colonialism and the countryside is the main subject of our study in the present chapter। फिलहाल टॉपिक के अंदर हमारे जो उपनिवेशवाद और देहात है वो इस सब्जेक्ट के हमारा मेन स्टडी चैप्टर के मेन थीम है वो है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वी शैल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एज हाउ एंड इन विच वे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म in Indian influence the Indian rural society। देखो, अर्ली एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल एंड द जमींदार। As has already been mentioned, India was an agricultural land before the establishment of the British colonialism। Agriculture was the mainstay of the Indian economy
and more than 60% of the total state income was derived from land revenue. जो टोटल इनकम आती थी ना भाई, उसका 60% क्या था? लैंड रेवेन्यू. आफ्टर गेटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन 1765. अब एक नंबर क्वेश्चन ये भी है कि उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब ली? 1765. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलोइंग द ओल्ड सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग land revenue left the duty of collecting land revenue with indigenous Tamils. The British administrators introduced mainly two types of land system in Bengal. दो तरह का. These can be studied as under. इजारेदारी सिस्टम. During the Governor Generalship of Warren Hastings, the company took the collection of land revenue in its own hands. The system introduced by him came to be known as Izaredari system. In the beginning, Warren Hastings introduced a 5-year settlement of land revenue. Warren Hastings ने क्या किया? एक 5 साल का प्रोग्राम है वो लैंड रेवेन्यू का तैयार किया. अंडर दिस सिस्टम द हाईएस्ट बीडर वुड गेट द राइट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फॉर 5 years. बट दिस सिस्टम प्रूव टू बी वेरी डिफेक्टिव. ये बहुत ही डिफेक्टिव सिस्टम था. इन 1777 वॉरेन हेस्टिंग रिवर्टेड टू द सिस्टम ऑफ एनुअल सेटलमेंट. This system of appointing the highest bidders as collectors was known as Izaredari and the contractors and collectors were known as Izaredar. ये जो प्रोग्राम फिर से शुरू किया जिसको इजारेदार या इजारदार जो वो कहा जाता था. The permanent settlement. In 1793, the Governor General Lord Cornwallis introduced a new system of land revenue collections which is known as permanent settlement, जमींदारी सिस्टम और द इस्तमरारी सिस्टम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी, जमींदारी सिस्टम भी और इस्तमरारी सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है. अब इसके कारण क्या थे? किसके? परमानेंट सेटलमेंट के इंट्रोड्यूस करने के. In fact, the British administrators wanted to introduce the permanent settlement or the istamrari settlement with some particular expectation. ठीक है. First, they hope that by introducing the permanent settlement all the problems they had been facing since the conquest of Bengal would be resolved. उनका ये उम्मीद थी, उनको ये आशा थी कि भाई जो समस्याएं हमने बंगाल विजय के बाद में जो देखी हैं रेवेन्यू में, उनका शायद समाधान है वो हो जाएगा. Second, as a result of the recurrent famine and declining agriculture output, the rural economy in Bengal was in crisis by the 1770. 1770 के बाद में बंगाल है वो बहुत ज़्यादा मतलब समस्याओं से, संकट से घिर रहा था. रेवेन्यू भी नहीं आ रहा था, तो शायद उस समस्या का भी समाधान है वो हो जाए. थर्ड, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स फेल्ट दैट इट वाज इम्पेरेटिव टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू डेवलप एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड द रेवेन्यू. इससे क्या होगा कि इससे जो इन्वेस्टमेंट है कृषि में या और जो सिस्टम उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. साथ में फिर क्या एक और कि बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस सेटलमेंट द ब्रिटिश ऑफिशियल विश टू डेवलप ए क्लास ऑफ ह्यूमन फार्मर एंड रिच लैंड ओनर हैविंग कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. इसके द्वारा क्या होगा? एक नई क्लास विकसित होगी, नए अधिकारी होंगे जिसके अंदर रिच लैंड ओनर भी होंगे, फार्मर भी होंगे जो काम करेंगे.
नेक्स्ट बता रहा है द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स होप दैट बिकॉज ऑफ द patronage and encouragement provided by them, this class would remain loyal to the British East India Company। और इसके साथ में एक ऐसा संरक्षित वर्ग भी तैयार होगा जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति हमेशा क्या रहेगा, लॉयल रहेगा, वफादार रहेगा। अब आई कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं परमानेंट सेटलमेंट की। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद द राजा एंड तालुकदार ऑफ बंगाल। जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी जो बंदोबस्त था वो मेनली राजा और तालुकदार जो बंगाल के थे उनसे बना। इट रिकॉग्नाइज द जमींदार एज द प्रोप्राइटर्स ऑफ द लैंड विद परमानेंट हेरिडेटरी राइट। मालिक हो गए उसके और उनको हेरिडेटरी वंशानुगत अधिकार मिल गया। द रेवेन्यू डिमांड टू बी पेड बाय द जमींदार वॉज फिक्स इन परपेचुइटी। मेनली जमींदार जो डिमांड जो होती उसको फिक्स होती उसको जमा करवाता। Thus, now the zamindar was not a landowner in the village, but only a revenue collector of the state। जमींदार जो होता वो गांव के अंदर मालिक नहीं होता बल्कि वो एक रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पर लगाया गया, भाई कर के अधिकारी हो, अब टैक्स इकट्ठा करो और दे दो। दे कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट टू गवर्नमेंट रिटेनिंग ओनली 1/11 ऑफ विद देम। जो वो जैसे कि लेता उसका कितना 11 में से 1/10वां हिस्सा सरकार को और 1 हिस्सा वो अपने पास रख लेता। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मेन क्या था, द जमींदार कुड नाउ सेल और मॉर्टेज देयर लैंड। जमींदार ना तो जमीन को बेच सकता था और ना ही उसको गिरवी रख सकता था। साथ में इन केस ऑफ जमींदार फेलिंग टू मेक द पेमेंट टू द स्टेट इन टाइम, the government could sell a part of his land to recover the amount due to the state। तो जैसे वो कई बार ये होता कि भाई उसको देने में असमर्थ हो जाता तो सरकार क्या करती, उसकी जमीन का कुछ हिस्सा ऑक्शन कर देती, नीलाम कर देती, बेच देती। अब वो किसी और को दे दिया, उसके पास कम हो गया, टैक्स उतना ही देना उसको आगे भी। द जमींदार अंडर द सिस्टम द गवर्नमेंट हैड नो डायरेक्ट रिलेशन विद द फार्मर। इस सिस्टम के अंदर क्या था कि किसान के साथ में सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं था। द गवर्नमेंट इंटेंडेड नॉट टू इंटरफेयर इनटू द अफेयर ऑफ द जमींदार एंड फार्मर। जो सरकार थी वो जमींदार और जो किसान के किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। द जमींदार हैड ए नंबर ऑफ विलेज, sometime as many as 400 under them। The village falling under one zamindar formed one revenue state। The total demand over the entire state was fixed by the company, then the rent to be collected from different villages was ascertained by the zamindar। Advantage of the permanent settlement। The permanent settlement was the result of a well thought and a wise plan। It proved beneficial in many ways। काफी तरीकों से क्या है बेनिफिशियल रही। फर्स्ट तो क्या था, It relieved the government of unnecessary exercise of fixing land revenue every year। सबसे बड़ी बात तो फायदे की ये रही कि हर साल जो उनको रेवेन्यू वगैरह फिक्स करने के लिए जो टाइम लगता वो बच गया भाई। ठीक है यहाँ तक। It also saved money and time that had to be wasted on settling the revenue every year। एक जो हर साल जो पैसा लगता, समय लगता, वो सारा उनका रेवेन्यू फिक्स करने में लगता, वो सारा बचने लग गया। It ensured a fixed sum of money annually to treasury which helped the government go ahead with its economic plan। एक क्या हो गया कि भाई इनका जो इनकम का सिस्टम था ना वो फिक्स हो गया और क्या हो गया, सीधी सी बात है वो सारा मैटर उनके पास आराम से आने लग गया। थर्ड, द ऑफिशियल
of the company were relieved of the tedious task of making annual revenue settlement, which resulted in the enhancement of their administrative efficiency. इसके साथ में as a result of the permanent settlement, there was a substantial growth in agriculture production. The zamindar started taking interest in cultivation as they were to pay only a prefix land revenue even in case of increased production. There was an increase in the income of company, though the government could not increase the land revenue. The growth in industry and trade and commerce taking place as a result of this settlement added to the state income. एक इसमें it helped increase the prosperity of Bengal. Bengal became the most prosperous province of India. नेक्स्ट एंड लास्ट भाई इसके मेन एडवांटेज में इट कन्वर्टेड द जमींदार इनटू स्टैंड सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश. इन्होंने क्या है कि जो जमींदार थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य के सपोर्टर है वो बना दिया. दे प्रूव देमसेल्फ टू बी नॉट ओनली द पावर पिलर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. वो बहुत ही ताकतवर स्तंभ ही नहीं थे ब्रिटिश साम्राज्य के, बल्कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म but also great hurdle in the path of the anti-aligned rule movement. जबकि ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोई अगर बाधा आए उनके सामने, तो कोई अगर दिक्कत आए, रूल कोई अगर मूवमेंट आए, तो ये उसके सामने एक हर्डल के रूप में खड़े होने लग गए.